हम सब, उस कमरे में मौजूद हर एक आदमी, उन वेपन्स को फायर करने वाला हर एक आदमी, या हर ऑपरेशन रूम में बैठा हर एक कमांडर जो इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था, वो गुस्से में था, बहुत ज्यादा गुस्से में था। क्योंकि उन निर्दोष लोगों की जान बेरहमी से ली गई थी। मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था, मतलब ऐसा कुछ जिसका बदला लेना जरूरी था। मेरा मानना है कि देश के हर आदमी की तरह हम भी इस हमले से बहुत ही हैरान थे, क्योंकि उन्होंने बेरहमी की सभी हदें पार कर दी थी। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, जहां भी, माफ नहीं करेंगे। आतंकवाद की कोई भी घटना को वॉर ही माना जाएगा। अगर ये लड़ाई जंग में बदलती है तो भी हम तैयार हैं। उसके बाद हम एक फुल फ्लेजेड वॉर मोड में चले गए। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि हमें इस ऑपरेशन को नाम देना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर। हम तैयार थे और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। हमें कोई नहीं रोक पाया और हमने पूरी ताकत से हमला किया। उस वक्त हम सब बहुत जोश में थे। पूरे देश की उम्मीदें हम पर टिकी हुई थी। हम उसको एक अच्छी फिल्म की तरह सामने लाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वहां से गोली, यहां से गोला। Exclusive partner Rayfi and Piper, advanced drone systems designed and built in India. प्रधानमंत्री ने कहा, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, जहां भी, माफ नहीं करेंगे। टाइम आ गया है, अब एक्शन होगा। एक गहरी सांस लो, भरोसा रखो। तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है, तुम्हारी तैयारी में कहीं भी कोई कमी नहीं थी। अब वक्त है ये साबित करने का कि तुम क्या कर सकते हो। और हम उसको एक अच्छी फिल्म की तरह लोगों के सामने लाएंगे। जहां तक दुश्मन के हमले का जवाब देने की बात है, मुझे अपनी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज पर पूरा भरोसा था। पूरे देश की उम्मीदें हम पर टिकी हुई थी। उन हत्याओं का बदला लेने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर थी। मैं एक स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा थी और हमने मुरीद के पर हमला किया। मुझे वो मौका मिला जो मेरे लिए किसी भी सोल्जर की तरह बहुत गर्व की बात थी। मैं उस पैकेज का हिस्सा था जो बहावलपुर पर हमला करने वाला था। जो भी ये यूनिफॉर्म पहनता है वो अपनी लाइफ में एक ऐसा मौका जरूर चाहता है जिसमें वो कोई बड़ा बदलाव ला सके। अपनी सारी प्लानिंग के बाद और अपने ऑर्डर्स देने के बाद आपको उस पर भरोसा करना चाहिए जो फील्ड में होता है। आपको उस पर इतना भरोसा होना चाहिए कि उस सिचुएशन में वो जो भी फैसला करेगा या करेगी वो सही फैसला होगा।
हम आधी रात से थोड़ा पहले वापस आए और अपने इंडिविजुअल सॉर्टीज के लिए चले गए। एयरक्राफ्ट को हमारे लिए पहले से तैयार करके रखा गया था। हम उसके पास गए और वो ऐसा समय होता है जब आप उस एयरक्राफ्ट से बात करते हैं। अगले 2 से 3 घंटों के लिए आप उसके अंदर होंगे और हो सकता है जिंदा वापस आए या ना आए, या ये भी हो सकता है कि आप इतिहास ही बदल दें। फाइनली मैंने कैनोपी बंद किया और टेक ऑफ का इशारा दिया। टेक ऑफ रोल पर ब्रेक्स छोड़ने में जो किक मिलती है वो आपका जोश और भी बढ़ा देती है। तो वो फीलिंग कि आप इतने क्रिटिकल मिशन के लिए टेक ऑफ करने वाले हैं एक अलग ही एक्साइटमेंट देती है। उस वक्त आपके साथ कॉकपिट में तिरंगा होता है और आप एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जिस पर ना सिर्फ आपके पेरेंट्स को बल्कि पूरे देश को गर्व होता है। मैं और मेरी टीम हम अल्ट्रा लो लेवल्स तक नीचे आ गए। मीडियम लेवल्स पर क्लाउडिंग थी, थोड़ी लो लेवल्स पर भी थी और हम सब बादलों के नीचे उड़ रहे थे। जब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे, हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड और बहुत फोकस्ड थे। मेरे कानों पर 2 फोन्स थे, एक GOC 15 कोर से कनेक्टेड था और दूसरा GOC 16 कोर से कनेक्टेड था। जो टाइम मैंने बताया था 0105, सबको उस टाइम पे एक्शन लेना ही था। आर्मी में एक प्रोसीजर है जिसमें हम अपनी घड़ियों को सिंक्रोनाइज करते हैं। सभी कमांड्स में घड़ियां सिंक्रोनाइज की गई थी, तो सभी के सिस्टम्स पर एक जैसा टाइम था। 0105 पर किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं थी और फिर क्लॉकवर्क प्रिसिशन की तरह ऑपरेशन सिंदूर की जो शुरुआत हुई वो रात को 0105 पर हुई। मेरे बॉयज एक्शन में आए और हमारी गन्स ने टारगेट्स को अटैक करना शुरू किया। हमें कोई नहीं रोक पाया, हमने पूरी ताकत से हमला किया। हमने एक ही जगह से बहुत सारे एरियल एसेट्स लॉन्च किए और उनको प्लान के मुताबिक सही टाइम और एल्टीट्यूड पर टारगेट तक पहुंचाया। बहुत सारे लॉयटर म्यूनिशंस फायर किए गए और हम उन्हें गिन रहे थे और उन्हें एक खास साइकिल में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। हमने उन्हें बिल्कुल वहां हिट किया जहां करना चाहते थे। मैं DGMO को ये कहते सुन रहा था, फर्स्ट हिट, सेकंड हिट, थर्ड हिट, फोर्थ हिट, और उससे पता चल रहा था कि कहीं पर कोई गड़बड़ या देरी नहीं हुई थी। उस ऑप्स रूम में बैठे हुए हमें पूरा यकीन था कि हम उसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। साथ ही हम इन मिशंस को अपने लोगों को सुरक्षित रखते हुए एग्जीक्यूट करेंगे और हम हर एक एयरक्राफ्ट को और हर एक पायलट को वापस लेकर आएंगे। तो सब बहुत जोश में थे और साथ ही बहुत एक्साइटेड भी। हम अपने फाइनल अटैक मोड में जा चुके थे और हम अपने टारगेट बहावलपुर की तरफ बढ़ रहे थे। उसी वक्त मैंने ट्रिगर दबाया और एमिनिशन को हवा में उड़ते हुए देखा। मेरे एमिनिशन के साथ में दूसरे एमिनिशंस भी बहावलपुर की तरफ जा रहे थे।
वो टाइम था जब हम एक्टिवेट हुए और मैं कहूंगा कि फिर हम पूरी तरह से वॉर मोड में चले गए। हम सबके पास एक कोड वर्ड था और ये फैसला किया गया था कि हर कामयाब हमले के बाद वो कोड वर्ड बोला जाएगा। हमें सबके कोड वर्ड सुनाई दे रहे थे। सबके कोड वर्ड सुनकर ये पक्का हो गया कि सबने पाकिस्तान पर कामयाबी के साथ हमला किया है। उन टारगेट्स को हिट करने के बाद जिन्हें हम हिट करना चाहते थे, हमें पूरा विश्वास था कि हमने अपना गोल अचीव कर लिया है। असल में हमने भावलपुर जैसे टारगेट्स को पहली बार हिट किया था जो इतना ज्यादा अंदर था। हम उसमें कामयाब रहे और हमने ये दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। जब मुझे ये कॉन्फर्मेशन मिली कि सभी मिशंस प्लान के मुताबिक पूरे हो चुके हैं तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 100% मिशन सक्सेस कोई मामूली बात नहीं है। शायद वो मेरी सर्विस के सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट्स में से एक था, क्योंकि हमने हर टारगेट को उसकी छत के थ्रू हिट किया था। इतनी परफेक्शन से हिट किया गया था। एक अलग इमोशन फील हुआ, एक अलग ही किस्म का सेटिस्फैक्शन मिला मुझे। चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, पर उन पर हमला करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। उस सफल हमले के बाद हमने अपना पॉलिटिको मिलिट्री एम अचीव कर लिया। वो गोल अचीव करने के बाद जाहिर है हम बहुत सेटिस्फाइड थे, हम बहुत खुश थे, क्योंकि हम जो चाहते थे हमने कर लिया था। उसके बाद ऐसा लगा कि इंसाफ मिल गया हमारे देश को और उन फैमिलीज को जिनके अपने मारे गए थे। हमने फैसला लिया कि इस ऑपरेशन का मकसद होगा सभी टेररिस्ट कैंप्स को तबाह करना, खास तौर पर वो जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे, और हमने वो कर दिखाया। हम आतंकवादियों को और उनके सपोर्टर्स को ये मैसेज देना चाहते थे कि चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं और छिपे हो, हम उन्हें ढूंढेंगे और खत्म करेंगे। हम चाहते थे कि पाकिस्तानी आर्मी ये बात समझे कि इस तरह आतंकवादियों को सपोर्ट करना और आतंकवादियों के खिलाफ जरूरी एक्शन न लेना अब भारत बर्दाश्त नहीं करने वाला। मैं जल्दी से बाहर आया और हर्ष को कॉल किया और कहा कि ट्वीट करो। जैसे ही मैं वो ट्वीट करने वाला था, मुझे एहसास हुआ कि मैं वो पहला आदमी हूं जो दुनिया को इस बारे में बता रहा है। जब हमने वो देखा तो हमारी आंखों में आंसू आ गए, और मेरे लिए उसके खास मायने थे, क्योंकि उस दिन मुझे हिमांशी का कॉल आया था। आप उन 26 लोगों को वापस तो नहीं ला सकते हैं। उन लोगों की लाइफ अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। वो इतिहास रचने के बाद अचानक मुझे एहसास हुआ कि अभी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आर्मी तो अपना काम कर चुकी थी, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि हम सारी सच्चाई दुनिया के सामने ले आए। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, मैं देखना चाहता था कि लोग इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने देखा कि हर तरफ से इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि इंडियन आर्मी का जस्टिस इज सर्व ट्वीट करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को उसकी हरकतों का जवाब मिलने वाला है।
जैसे ही बमबारी शुरू हुई उसके लगभग 15 मिनट के अंदर हमने देखा कि दूसरी तरफ से एयरक्राफ्ट्स उड़ाने भर रहे हैं और वो हमारे रेडार्स पर दिख रहे थे। मुरीद के पर हमले के बाद दुश्मन के जेट्स ने भी थोड़ी हरकत दिखाई। हमारे पास अलग अलग काउंटर मेजरिंग सिस्टम्स थे, वो डिप्लॉय किए गए थे। उनके अलावा हमने बियॉन्ड विजुअल रेंज टैक्टिक्स भी इस्तेमाल की। मेरे हिसाब से उनका रिएक्शन बहुत स्लो था। हमारे सारे एयरक्राफ्ट्स मिशन पूरा करके वापस आ चुके थे। जल्द ही न सिर्फ हमारे लाइव फीड्स जो हमने कैप्चर किए थे जब उन वेक्टर्स ने टारगेट्स को हिट किया था, बल्कि दूसरी तरफ मौजूद हमारे सोर्सेस वो भी हमें हमले से हुई तबाही के वीडियोस भेजने लगे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया और पाकिस्तानी लोग असल में हमें उस हमले में हुए नुकसान की जानकारी दे रहे थे। लोग वीडियोस बना रहे थे और वहां से भाग रहे थे, या वो जोर जोर से बातें कर रहे थे कि वहां मार दिया, ये कर दिया। कोई कह रहा था कि मरकज को मार दिया। मतलब इस तरह की तमाम आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरा हमेशा से ये मानना है कि पाकिस्तान ऐसे हमले करके बच जाता है और इसीलिए उसे वो मैसेज देना बहुत जरूरी हो गया था जो उसे पहले कभी नहीं दिया गया था। हमारा शुरुआती असेसमेंट ये था कि हमने 100 से ज्यादा टेररिस्ट ढेर कर दिए हैं। उनमें कम से कम 6 से 10 ऐसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे जिनको हम काफी समय से मारना चाह रहे थे। ऐसी चीजों को भारत टॉलरेट नहीं करेगा। ये कोई कबड्डी का खेल नहीं है कि आप लाइन के उस पार चले गए तो बच गए। आप कहीं नहीं बचेंगे, चाहे आप कहीं छिप जाएं, चाहे ढूंढने में जितना वक्त लगे, जो भी रिस्क लेना पड़े, हम आपको खत्म कर देंगे। टारगेट्स को पूरी तरह से एंगेज करने के लगभग आधे घंटे बाद हमें लगा कि पाकिस्तान डीजीएमओ को ये बता देना सही रहेगा कि हमने उन टारगेट्स को एंगेज किया है। क्योंकि हम पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, हमने टेररिस्ट को उसकी सजा दी है। हमारा मानना है कि जो हमने किया है सही किया है। अगर आप इस बारे में बात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से जो मैसेज आया उसमें उन्होंने कहा कि आपको ये कम्युनिकेशन टारगेट्स को एंगेज करने से पहले करनी चाहिए थी, और अब अगर डीजीएमओस में बात होगी तो वो पाकिस्तान के जवाब के बाद होगी। तो हम जानते थे कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और हम तैयार थे। हम उनकी तरफ से होने वाले किसी भी हमले के लिए तैयार थे। मेरे पास इस बात की खुशी मनाने का समय नहीं था कि मेरे पूरे कमांड ने कितना बड़ा काम किया है, क्योंकि हमें तुरंत ही उसके बाद आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार रहना था, जो आसान नहीं था। हम तैयार थे और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। जैसे ही उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला किया, हमने पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। हर जगह पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जैसे संगदार, कुपवारा, उरी, रामपुर सेक्टर, पूंछ सेक्टर, मेंधर, रजौरी से लेकर सुंदरबनी सेक्टर तक पूरा एलओसी एक्टिवेटेड था। और मैं सच में चाहता था कि हम सब के सब, मेरा हर एक सैनिक पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक शॉट के बदले में उनको कम से कम 5 शॉट दे। हम हर सेक्टर में अपनी प्लानिंग के हिसाब से उन पर फायरिंग कर रहे थे। हमारी बंदूक से चल रही हर गोली दुश्मन को कड़ा जवाब
दे रही थी। समय था उन लोगों को सजा देने का जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि हमने उनकी धज्जियां उड़ा दी। दोनों तरफ से बमबारी हो रही थी एलओसी पर, और उसका नतीजा तो सब जानते हैं। अगले 15 से 20 मिनट के अंदर मेरे हिसाब से दोनों तरफ से 40 से 50 एयरक्राफ्ट हवा में थे। हम हवा में निगरानी कर रहे थे ताकि उनका कोई भी एयरक्राफ्ट इस तरफ न आ सके, यहाँ तक कि उस रेंज में भी नहीं कि अपनी तरफ रहते हुए ही हमारी तरफ बम गिरा सके। और बेशक हमने बहुत से सरफेस टू एयर लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स लॉन्च किए थे जिन्होंने दुश्मन को यकीनन कुछ नुकसान पहुंचाया था। मुझे लगता है वो ज्यादा पास नहीं आना चाहते थे, और लगभग 2 घंटे बाद उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया। जब ये सब कुछ चल रहा था तब हमारे देश की नेवी भी शांत नहीं थी। हमने पूरा दबाव बना रखा था। हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि पाकिस्तान का एक भी मिलिट्री सर्वेलेंस प्लेन हमारे कैरियर बैटल ग्रुप तक ना आए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर वो हमारे पास आए तो हमारे कैरियर से लॉन्च हुए फाइटर प्लेन्स उन्हें मार गिराएंगे। हमारी नेवी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि पाकिस्तान की नेवी अपने हार्बर्स में ही रहे या अपने कोस्ट के बेहद करीब रहे। इस दौरान हमारे पास सिर्फ कुछ घंटे ही थे जिसमें हम सारे सबूत इकट्ठा करते और उसे दुनिया के सामने ले आते। अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इसलिए एक एक करके हमने हर एक फीड से पूरे डेटा को देखना शुरू किया। हमारे पास टाइम बहुत कम था और जल्दबाजी के चक्कर में हम गलती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारे देश की सच्चाई दांव पर लगी थी। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने 7 तारीख को जो जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग की, जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई करने के अधिकार का इस्तेमाल किया, जो बॉर्डर पार से होने वाले हमलों को रोकने का एक बड़ा कदम था। उसमें आर्म फोर्सेस की तरफ से हमने 2 फीमेल ऑफिसर्स को भेजा था और इससे 2 इम्पोर्टेंट मैसेजेस दिए गए कि भारत की महिलाएं इस तरह के हमलों से बिल्कुल डरने वाली नहीं हैं और भारत की सोशल और इमोशनल स्ट्रेंथ ऐसे हमलों से बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं है। 7 और 8 मई की सुबह पाकिस्तानियों ने कुछ आतंकवादी नेताओं के जनाजे निकाले। उन जनाजों में पाकिस्तान की सीनियर मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद थी। तो इंडिया ने कहा, ये देखो, ये रहा सबूत। पाकिस्तानी सरकार और सेना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रही है। और फिर जब आधी रात होने वाली थी, अगले 2 से 3 घंटे बहुत भयानक लड़ाई हुई। गोलाबारी हुई, मोटर्स चले और इन्फेंट्री पोस्ट्स हरकत में आई। सबकी लाइफ का एक पर्पस होता है और किसी के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपको अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का मौका मिल रहा हो। हमने दुश्मन के कुछ पोस्ट्स को मार्क किया था
एनिमी पोस्ट्स फॉर प्यूनिटिव पनिशमेंट्स। और मैंने ब्रिगेड कमांडर से कहा, एक E-PPP टारगेट लो और फिर उन्हें एक एक करके उड़ाना शुरू करो। हमारा ये हमला इतना खतरनाक था कि दुश्मन की पोस्ट्स की ताकत 40 से 50% कम हो गई। उसके बाद वो खड़े नहीं हो पाए। क्योंकि पाकिस्तानी पोस्ट पर प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस प्रेशर को कम करने के लिए उन्होंने हमारे सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। धार्मिक स्थानों को टारगेट किया। पूरी LOC पर लगभग 500 गांवों को निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने हमले किए गुरुद्वारों और मंदिरों पर। यह बहुत दुख की बात थी कि जहां हमने टेररिस्ट को मारा, वहीं उन्होंने आम लोगों को मारा। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उनकी सेना या उनके देश ने अपने लिए आखिर किस तरह के एथिक्स सेट किए हैं। मैं चाहता था कि मैं अपने सिविलियंस पर से उस प्रेशर को हटा दूं, तो मैंने अपना प्लान बदल दिया और फैसला किया कि जो भी हथियार आम लोगों को निशाना बना रहे हैं उन्हें खत्म करना होगा। मेरा वेपन लोकेटिंग राडार हमेशा तैयार रहता था। उसका काम उन लोकेशंस का पता लगाना था जिनसे मेरी गन पोजीशन पर फायरिंग हुई। वो रेडी और लोडेड थे, तो इससे पहले कि वो शूट करके हट पाते, हमारी गन्स उनकी गन्स को उड़ा देती थी। और हमने पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई, वो भी उन्हीं की गन पोजीशंस पर। जब हम LOC पर फायरिंग करते हैं तो हम फायर के जरिए बातचीत करते हैं। क्या सामने वाला प्रेशर फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका पता फायर की इंटेंसिटी से चलता है। पर फिर कुछ ही घंटों में हमने उस फायरिंग को कंट्रोल में कर लिया और उन्हें अपनी फायरिंग रोकनी पड़ी। एक बार जंग शुरू हो जाए तो हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। जब सवाल देश का हो, देश के लोगों का हो, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे जो हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ाई जारी थी, उस वक्त पाकिस्तानियों ने भी इंडियन टेरिटरी में ड्रोन्स उड़ाने शुरू कर दिए। 7 मई तक उन दो देशों से वहां पर तकरीबन 30 फ्लाइट्स आई जो उन्हें खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। उन फ्लाइट्स में ड्रोन्स थे और यीहा क्लास के ड्रोन्स भी थे जो उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, पर हम उसके लिए तैयार थे। हमने उनके हर हमले को नाकाम कर दिया। वो मशहूर डायलॉग है ना, दिल मांगे मोर। शायद हमारे एयर डिफेंस गनर्स भी वही कह रहे थे।
उनके ड्रोन्स ने हमें थोड़ा परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके बहुत सारे कामिकाजे ड्रोन्स को हमारे SAGW सिस्टम्स ने भी उड़ाया। हमने कुछ खास तरह के UAVs लॉन्च किए जो उनके रेडार और SAM सिस्टम्स को टारगेट कर रहे थे। ये वही थे जिन्होंने उनके बहुत सारे रेडार्स को डिस्ट्रॉय किया और वेपन सिस्टम्स को भी। पसरूर, चुनियान और फिर लाहौर, नया चोर जो साउथ वेस्ट में है, कराची के पास कई जगहें, मलीर, कैंट। तो ये वो जगह थी जहां पर कुछ खास रेडार सिस्टम्स थे और हमने उनको टारगेट किया। ये एयर डिफेंस सिस्टम्स थे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के, जिन्होंने बिल्कुल साथ मिलकर काम किया। नौ तारीख को US वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक खास जानकारी मिली है कि पाकिस्तान इंडिया पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, वो भी आज रात। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप उनसे कह दीजिए कि हमारा अटैक उनके अटैक से 3 गुना बड़ा होगा। वहां से गोली, यहां से गोला। हमें खबर मिली कि पाकिस्तान इंडिया को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है बुनियान अल मरसूस, और वो ऑपरेशन लगभग 48 घंटों तक चलेगा। मैं उन नामों से कभी भी इम्प्रेस नहीं होता हूं जो नाम पाकिस्तानी आर्मी अपने ऑपरेशंस को देती है, क्योंकि उनको ड्रामेबाजी में मजा आता है। हम ऐसे बयानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम जानते हैं कि ऐसे बयान इसीलिए दिए जाते हैं कि उनके देश के लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस करें और दुनिया के सामने आप कायर नजर न आए, और इसीलिए ये बड़ी बड़ी बयानबाजी की जाती है। हमने अपनी ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स के दौरान सारी तैयारी की थी, और इसीलिए अगर वो लड़ाई एक वॉर में भी बदल जाती तो भी हम उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे थे। लगभग आधी रात के आसपास उन्होंने एयरक्राफ्ट्स लॉन्च करने शुरू किए और उन्होंने श्रीनगर से लेकर भुज तक अलग अलग जगहों से स्ट्राइक्स की। हमें कई जगहों से लॉन्ग रेंज वेपन्स फायर होने की खबर मिली। उन्होंने बहुत सी मिसाइल्स दागी, पर उनका इंटेलिजेंस कमजोर था। वो मिसाइल्स अपने टारगेट से बहुत दूर जाकर गिरी। सिर्फ एक मिसाइल ऐसी जगह पर गिरी जिससे हमें नुकसान हुआ। वो उधमपुर बेस में गिरी थी, जहां हमारा एक हॉस्पिटल टारगेट हुआ था। लगभग 1:30 या 1:45 बजे एक हाई स्पीड मिसाइल लॉन्च की पाकिस्तान ने। टारगेट था दिल्ली, पर हमने उसको हरियाणा के सिरसा में इंटरसेप्ट कर लिया। वो भारत के लिए सिग्नल था कि अब हमें अपना अंतिम जवाबी हमला करना होगा। ये वो वक्त था जब मैंने ये ऑर्डर्स दिए थे कि हमारे लॉन्ग रेंज वेक्टर्स और साथ ही ऑपरेशनल रिजर्व्स को उनकी जगह पर ले जाओ। ये तय किया गया कि भारत इस तरह की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। हम पाकिस्तान को जोरदार मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अगर इस वजह से ये बात बढ़ती है तो बढ़ती रहे। और इस बार पूरी जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई थी कि वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स को 4 अलग अलग वेव्स में लॉन्च करेंगे। ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो अपने तेज रफ्तार हमले के लिए जानी जाती है। उसके इंटरसेप्ट होने के चांसेस भी कम होते हैं। जिस तरह का नुकसान वो पहुंचाती है वो दूसरे कम रफ्तार वाले हथियारों से बहुत ज्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसे हमने बनाया है, उसे इंडिया में डिजाइन और डेवलप किया गया है।
तो उन्होंने हमला करने के लिए 11 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स चुन लिए थे। इसीलिए हमने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि हम अपनी कार्रवाई को और तेज करें और दबाव बढ़ाएं। तो उस रात मतलब कि 10 की सुबह, इससे पहले कि वो हमला करते, हम हमला कर चुके थे उनकी मेजर एयरफील्ड्स, रडार साइट्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर। तो हमने रफीकी, सकर, रहीम यार खान और साथ ही नूर खान एयरबेस पर हमला किया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। उसके बाद दूसरी वेव में हमने निशाना बनाया मेन बेसिस को। सरगोदा, भोलारी और जकोबाबाद, इन तीनों जगहों को भारी नुकसान पहुंचाया। उसमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। उनके रनवेज को, हैंगर को और उन एयरक्राफ्ट्स को जो कि वहां पार्क्ड थे। इरादा ये था कि कार्रवाई लिमिटेड और कैलकुलेटेड हो और उनको ये मैसेज दिया जाए कि देखो, हम तुम्हें कभी भी मार सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमने उसको लगभग 1200 किलोमीटर के फ्रंट पर एंगेज किया, उसकी टेरिटरी में लगभग 200 किलोमीटर अंदर। चीजें वैसे ही हो रही थीं जैसा कि हम चाहते थे कि वो हों। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा था। हमारे सभी हथियार सही जगह पर पहुंच रहे थे। दस तारीख की सुबह हमले की दूसरी वेव के बाद शायद उनको ये बात समझ में आ गई कि मामला और गंभीर हो रहा है और उनके पास हमारे हमलों का कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान को एहसास हो गया था उस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर जो उसे अलग अलग देशों से मिल रहा था कि उन पर हमला हो सकता है, वो भी समुद्र से, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होगा। तो जब उन्हें एहसास हुआ कि अब नेवी भी हमला करने वाली है और आर्टिलरी के साथ ब्रह्मोस भी तैयार खड़ी हैं, वो समझ गए कि अगली रात बहुत भयानक होने वाली है और एयरफोर्स तो पहले ही अपना कमाल दिखा चुकी थी। 10 तारीख को सुबह के 8 बजे तक पाकिस्तानी बेचैन थे इंडियन एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए और असीम मुनीर मार्को रूबियो से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने सुबह के 10 बजे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को कॉल किया और कहा पाकिस्तान चाहता है कि ये वॉर रुक जाए, वो सीज फायर चाहता है। और जयशंकर का जवाब था, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे बीच समझौता करवाए। तो मार्को रूबियो से ये कहा गया कि आप प्लीज पाकिस्तानी डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को इंडियन डीजीएमओ से बात करने के लिए कहिए, क्योंकि बातचीत का वही सही जरिया है। फिर सुबह के लगभग 9 बजे या उसके आसपास मुझे एक मैसेज आया जो था पाकिस्तान डीजीएमओ से, और मैसेज में ये था कि पाकिस्तान डीजीएमओ मुझसे बात करना चाहते हैं, यानी अपने इंडियन काउंटर पार्ट से। और आखिरकार ये फैसला किया गया कि हम उनसे किसी भी वक्त बात करेंगे, शायद उस मैसेज के मिलने के लगभग 2 घंटे बाद। मुझे एक कॉल आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा है पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। मर्फीज लॉ ने भी
अपनी भूमिका निभाई। कुछ खराबी आ गई थी उस हॉटलाइन में, हमने वो लाइन ठीक करवाई। उसमें तकरीबन 1-1.25 घंटा लगा होगा, पर तब तक हम ये फैसला कर चुके थे कि ये सुनने में कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान डीजीएमओ क्या कहना चाहते हैं। और फिर मैंने उनसे दोपहर में 3:30 पर बात की। आमतौर पर जो साइड बातचीत की पहल करती है वही बोलना शुरू करती है। तो जनरल कासिफ अब्दुल्ला पाकिस्तान डीजीएमओ ने बोलना शुरू किया। ट्रेडिशन के अनुसार उन्होंने मुझे सर कहा, क्योंकि वो भी जानते हैं मैं उनसे सीनियर हूं। और फिर जल्दी वो सीधे मुद्दे पे आ गए और कहा कि उनको तुरंत सीज फायर चाहिए। बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि सर, आपने हम पर इतने ब्रह्मोस मिसाइल्स हिट किए, अब तो आपको शांत होना चाहिए और क्यों ना हम इसे रोक दें। उन्होंने हमसे बार बार रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा बहुत हो गया, आपने बहुत डैमेज कर दिया, अब सीज फायर कर लीजिए। और हमने ये बात मान ली। हमने उनसे कहा कि देखिए, हम इस बात को खींचना नहीं चाहते। हमने 3:30 बजे बात की और हमारी बातचीत शायद आधे घंटे के आसपास चली होगी। और हम दोनों इस बात पर अग्री कर गए कि शाम 5:30 के बाद हम अपने हमले रोक देंगे। दोनों के बीच ये सहमति बनी कि दोनों देश सभी गोलीबारी और किसी भी हमले को रोक देंगे, जमीन पर, हवा में और समुद्र में। देखिए, मैं उसको एक बहुत टेम्पररी अरेंजमेंट मानता हूं, बल्कि मैं उसे सीज फायर ही नहीं मानता हूं। जब तक हमें ये अश्योरेंस नहीं मिलेगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बाउंड्री के उस पार से टेररिस्ट या टेररिस्ट एक्टिविटी को किसी तरह का सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए हम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। दुनिया के सामने मैसेज साफ था कि इंडिया की अच्छाई को और इंडिया की टॉलरेंस को आप हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करें। इंडिया नहीं सहेगा, इंडिया जवाब देगा, फिर चाहे नतीजा जो भी हो। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर लड़ाई को कब रोकना है ये भी उतना ही जरूरी होता है। वॉर शुरू करना आसान होता है, पर उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। जब सीज फायर की बात सामने आई तो मुझे और हम सभी को लगा कि हमने कुछ खास हासिल किया है। हर एक सेलर ने, हर एक एयरमैन ने, और हर एक सोल्जर ने पूरे कमिटमेंट के साथ काम किया। हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे और लोगों को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इस काम को अंजाम देने वाले फील्ड में मौजूद हमारे यंगस्टर्स थे। एक कहावत है जो बहुत सारे इंडियन ऑपरेशंस रूम में अक्सर लिखी होती है और वो है वॉर इन माय टाइम। और इस बार ये वॉर हमारे टाइम की थी। मैं पहले उन शब्दों की गहराई को नहीं समझ पाता था। मैं बस अपने देशवासियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी
इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जब भी देश को हमारी जरूरत होगी हम हमेशा मौजूद रहेंगे। फ्यूचर में होने वाला कोई भी वॉर पहले जैसा नहीं होगा, हमें तैयार रहना होगा। ये न्यू नॉर्मल है। अब सेल के नोटिस को वॉर के लिए तैयार रहने का नोटिस माना जाना चाहिए। हमारे देश को शांति पसंद है, मतलब जियो और जीने दो। पर अगर पाकिस्तान ने इस तरह का कोई भी आतंकवादी हमला किया तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान को पिछली बार से दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी जो हार हुई है, मुझे लगता है वो उसे जल्दी भूल नहीं पाएंगे। ये सिर्फ एक ट्रेलर था। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो उनका मतलब है कि आतंकवादियों के खिलाफ ये जंग तब खत्म होगी जब एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा।